डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक में कई प्रस्तावों पर लगी मुहर। जुआ खेलने और जुआगर चलाने पर सख्त सजा का प्रावधान होगा लागू। उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम में संशोधन। गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे पर सियासत तेज। कांग्रेस ने लगाया भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र के इस्तेमाल का आरोप। चंपावत के लाल अनुज पंत ने किया कमाल। यूपीएससी में ऑल इंडिया 69वीं रैंक लाकर रचा इतिहास। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है उत्तराखंड न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से जुड़ी खबरों की। गृह मंत्री अमित शाह के हरिद्वार दौरे पर सियासत तेज है। कांग्रेस ने लगाया भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र के इस्तेमाल का आरोप। उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने और जुआगर चलाने वालों के खिलाफ अब सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। उत्तराखंड सार्वजनिक धूर्त रोकथाम विधेयक में जुआ खेलने और खिलाने की गतिविधियों में संलिप्त दोषियों के लिए न्यूनतम 3 माह से लेकर अधिकतम 5 साल तक जेल और 5,000 से 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है। शुक्रवार को कैबिनेट ने इस पर मुहर लगा दी है। अब आगामी विधानसभा सत्र में उत्तराखंड सार्वजनिक धूर्त रोकथाम विधेयक 2026 को सदन पटल पर रखा जाएगा। इसके अलावा उत्तराखंड भाषा संस्थान अधिनियम में संशोधन कर नेपाली अकेडमी को शामिल किया गया है। वर्तमान में राज्य में केंद्र सरकार का वर्ष 1867 का गैम्बलिंग एक्ट लागू है। इस एक्ट में सार्वजनिक स्थानों पर जुआ खेलने और जुआगर चलाने पर मामूली जुर्माने का प्रावधान है। वहीं सार्वजनिक रोकथाम कानून लागू होने के बाद राज्य में जुआ खेलने और सट्टेबाजी पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार सड़क और गली में सार्वजनिक रूप से जुआ खेलने पर 3 महीने का साधारण कारावास या 5,000 रुपये जुर्माना या दोनों ही सजा हो सकती है। घर में बैठाकर जुआ खिलाने पर भी 2 साल की जेल या 10,000 रुपये जुर्माना, जुआगर चलाने पर 5 साल की जेल या 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों ही सजा एक साथ लागू होगी। सिंडिकेट की तरह सट्टेबाजी आदि जुए की गतिविधि चलाने पर न्यूनतम 3 से 5 साल तक जेल और 10 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के प्रस्तावित हरिद्वार दौरे से उत्तराखंड में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने भाजपा पर रैलियों में भीड़ जुटाने के लिए सरकारी तंत्र के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी ने कहा है कि देहरादून में हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में कॉलेजों को नोटिस देकर छात्रों को लाने का दबाव बनाया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि आशा कार्यकारियों, आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूह और महिला मंगल दल के लोगों को भी कार्यक्रम में आने के लिए अनिवार्य किया जाता है और सरकारी संसाधनों का उपयोग कर भीड़ जुटाई जाती है। हमने देखा किस तरह से नरेंद्र मोदी जी की रैली यहाँ जब देहरादून में हुई, उसके लिए किस तरह से कॉलेजेस को नोटिस दिए गए कि बच्चों को लाना है। इतवार का दिन था, किस तरह से उनको जबरन जोर जबरदस्ती के तहत लाया गया और कुछ कॉलेजेस ने तो 50-50 अंक एक्स्ट्रा देने की बात अपने विद्यार्थियों से कही। किस तरह से आशा कार्यकर्त्रियां, किस तरह से आंगनबाड़ी, स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दल, इन सारे लोगों को मैंडेटरी किया जाता है। सरकारी दफ्तरों में मैंडेटरी किया जाता है भीड़ लाने के लिए। सारा बसों का जो तंत्र है आपका, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलता है क्योंकि सरकार आपकी है। कांग्रेस के पास तो कोई भी संसाधन नहीं थे। कांग्रेस की तो रैली को नाकाम करने की भरसक प्रयास किया गया। उसके बावजूद कांग्रेस में स्वतः स्फूर्त जो है वो जनता आई, क्योंकि वो आपसे परेशान हो चुकी है। आपके अराजक कार्यकाल, अत्याचारी और बहुत ही अन्यायपूर्ण कार्यकाल से जितने सपने आपने दिखाए, कोई भी पूरे नहीं किए। तो उत्तराखंड की जनता अच्छे से जानती है कि भीड़ जुटाने के लिए भाजपा को किस किस हद तक जाना पड़ा है।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विकास कार्यों के लिए 171 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस राशि का उपयोग प्रदेश के कई विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण, विद्युत परियोजनाओं के सुदृढ़ीकरण, चंपावत में सिटी सेंटर निर्माण, अतिथि गृहों के पुनर्निर्माण और यातायात व्यवस्था सुधार जैसे कार्यों में किया जाएगा। लैंसडाउन क्षेत्र में कोटरीसैण के पास पैयागढ़ी रजबौ मल्ला दियोड़ मोटरमार्ग निर्माण के लिए 4.27 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। चंपावत रोडवे स्टेशन में आधुनिक स्टोरी पार्किंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए 62.33 करोड़ की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने लखवाड़ परियोजना के निर्माण के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में 50.25 करोड़ के अनुदान को भी मंजूरी दी है। वहीं उत्तराखंड सदन के द्वितीय तल पर बने 12 कमरों के सिविल और विद्युत रेनोवेशन कार्य के लिए 1.60 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं। देहरादून शहर में यातायात और ट्रैफिक समस्या के समाधान के लिए भी मुख्यमंत्री ने 6 कार्यों हेतु 33.45 करोड़ मंजूर किए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने लोकतंत्र सेनानी सम्मान पेंशन के तहत सुमन जैन को 20,000 प्रतिमाह पेंशन दिए जाने का अनुमोदन किया है। वहीं कई मोटर मार्गों का नामकरण भी शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने का निर्णय लिया गया है। इनमें अल्मोड़ा, चमोली और कर्णप्रयाग क्षेत्रों की सड़कों को शहीद सूबेदार भवानी दत्त जोशी, स्वतंत्रता सेनानी खीम सिंह, मेहरबान सिंह रावत और राज्य आंदोलनकारी तुलाराम थपलियाल के नाम पर रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त मार्च 2026 में देहरादून में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एआई विकसित भारत 2047 की ओर विषय पर 5वें डिजिटल एम्पावरमेंट मीट पर अवार्ड्स उत्तराखंड चैप्टर के आयोजन को भी मुख्यमंत्री ने मंजूरी दे दी है। ये कार्यक्रम 23 और 24 मार्च 2026 को आयोजित प्रस्तावित है। उत्तराखंड सरकार ने सदन में आम बजट पेश होने से पहले आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को लेकर पत्रकार वार्ता की। प्रमुख सचिव नियोजन और मीनाक्षी सुंदरम ने बताया कि वर्ष 2022 के मुकाबले राज्य ने लगभग हर सेक्टर में उल्लेखनीय प्रगति की है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की एजेंसी एनसीएआर के साथ संयुक्त अभ्यास के तहत इस आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट को तैयार किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2025 में राज्य की सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़कर 3,81,880 करोड़ हो गई है, जो 2022 की तुलना में करीब 1.5 गुना वृद्धि दर्शाती है। वहीं प्रति व्यक्ति आय 194 लाख रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपए तक पहुंच गई है। राज्य की आर्थिक वृद्धि दर पिछले साल 7.23% दर्ज की गई। इसके साथ ही गरीबी दर में भी कमी आई है। वर्ष 2022 में जहां गरीबी दर 9.7% थी, वहीं अब ये घटकर 6.92% रह गई है। सरकार के अनुसार ऊर्जा, बिजली और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में बेहतर काम हुआ है, जबकि पर्यटन क्षेत्र को और मजबूत बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गैरसैंण में आयोजित होने वाले बजट सत्र को लेकर कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने विपक्ष पर निशाना साधा है। मंत्री सौरभ बहुगुणा का कहना है कि विपक्ष 100% सोच कर आता है कि सत्र में व्यवधान करना है। सरकार कितना भी कोशिश कर ले, लेकिन विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहता है। विपक्ष केवल गैरसैंण के नाम पर राजनीति करता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जब कांग्रेस की सरकार थी, उनके पास एक मौका था गैरसैंण को राजधानी घोषित राजधानी घोषित करने का, उन्होंने नहीं करी। जब भी गैरसैंण की बात आई है, अगर आप देखिएगा सत्र चलने के दौरान अगर वहां पे सबसे ज्यादा हंगामा किया गया है तो विपक्ष के माध्यम से किया गया। सत्र नहीं चलने की कार्रवाई अगर हुई तो विपक्ष के माध्यम से नहीं हुई। जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे सुबोध उनियाल जी जो संसदीय कार्य मंत्री हैं, वो लगातार विपक्ष को अप्रोच करते रहे कि आप लोग सत्र चलाइए, हम आपकी बात मान रहे हैं, आप सत्र चलाइए। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के जितने भी हमारे मित्र हैं वो गैरसैंण में सत्र चलाने के इंटरेस्टेड नहीं है, वहां बैठने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है। और कहीं ना कहीं सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दे से उनको कैसे फायदा हो जाए गैरसैंण के नाम से, बरारी सैन के नाम से, उस पर उनकी ज्यादा सोच रहती है। देहरादून में नगर निगम का पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन अंतिम चरण में है और जल्द ही आम जनता के लिए खोला जाएगा। ये फूड कोर्ट रायपुर थानो रोड पर स्थित है और इसमें 31 संगठित दुकानें होंगी। यहाँ विभिन्न राज्यों और देशों के व्यंजनों का स्वाद लिया जा सकता है।
फूड कोर्ट में स्वच्छता, शौचालय, ओपन डाइनिंग, लाइट शो, बैठने की व्यवस्था और वॉकिंग गैलरी जैसी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। नगर आयुक्त नमामि बंसल ने बताया कि ये फूड कोर्ट शहरवासियों और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थल होगा और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच के परिणाम स्वरूप देहरादून जल्द ही एक नए फूड डेस्टिनेशन का लाभ उठाएगा। देहरादून में को चिन्हित किया गया था 100 ऐसे शहरों में जहां पर कि इंदौर के ही तर्ज पर फूड पार्क बनाया जाना था। उसी को साकार करते हुए थानों में रायपुर रोड पर ये स्थान चिन्हित किया गया और बोर्ड में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि इस स्थान पर इस पार्क का निर्माण किया जाए। वर्तमान में ये पार्क लगभग बनकर तैयार हो गया है और इसमें कुछ सौंदर्यीकरण और ब्यूटिफिकेशन और साइट डेवलपमेंट का काम अभी जो शेष है वो चल रहा है। उसकी भी 1 माह के अंदर पूर्ण होने की संभावना है। और निश्चित रूप से ये अपने आप में जो सड़क पर वेंडिंग को लेकर के समस्या उत्पन्न होती है, ट्रैफिक मूवमेंट की, और एक आदर्श फूड जो स्ट्रीट फूड के कई सारे प्रशंसक हैं उन सभी के लिए एक अच्छी स्पेस क्रिएट होगी, जिससे कि ट्रैफिक और सब में सुगमता के साथ साथ एक अच्छा एसेट डेवलप हो जाएगा सिटी के लिए। और इस साइट में पर्याप्त पार्किंग स्पेस रहे, सिटिंग एरिया अच्छा रहे और सारी पब्लिक यूटिलिटीज़ हों, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनपद चंपावत के विकासखंड बाराकोट की ग्राम पंचायत छुलापे में से जुड़े होनहार युवक अनुज पंत ने संघ लोक सेवा आयोग की प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा में ऑल इंडिया 69वीं रैंक हासिल कर इतिहास रच दिया है। अनुज की इस उपलब्धि से पूरे चंपावत जनपद सहित प्रदेश भर में खुशी और गर्व का माहौल है। मूल रूप से छुलापे गांव के निवासी अनुज पंत का परिवार वर्तमान में गाजियाबाद में निवास करता है। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गाजियाबाद में हुई है। अनुज ने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीएससी की पढ़ाई पूरी करने के बाद सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी शुरू की और अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत के बल पर यह बड़ी उपलब्धि हासिल की। गौरतलब है कि इससे पहले भी अनुज पंत ने यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया 345वीं रैंक प्राप्त की थी और उनका चयन भारतीय पुलिस सेवा के लिए हुआ था। अब दूसरी बार परीक्षा में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने 69वीं रैंक हासिल कर नई मिसाल कायम की है। अनुज के पिता दिनेश चंद्र पंत गाजियाबाद की एक निजी कंपनी में कार्यरत हैं, जबकि माता नीमा पंत गृहिणी हैं। बेटे की इस उपलब्धि से परिवार में हर्ष का माहौल है और क्षेत्र के लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं। अनुज पंत की इस सफलता पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें फोन कर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए आगे और बड़े मुकाम हासिल करने के लिए उन्हें प्रेरित किया। वहीं जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार ने भी अनुज को बधाई देते हुए उनकी उपलब्धि को जनपद के लिए गर्व का विषय बताया। अनुज पंत की सफलता आज चंपावत के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। उनकी मेहनत और लगन ने ये साबित कर दिया है कि छोटे से गांव से निकलकर भी देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर नई ऊंचाइयां हासिल की जा सकती हैं। प्रणाम प्रणाम। बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा आपने जो है बहुत अच्छा आपने मेहनत करी और आपको भी बहुत बधाई। परिवार में माता पिता जी को सबको मेरी तरफ से बहुत बधाई सबको, है ना। और बहुत अच्छा लगा मुझे और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं और इसी तरह आगे बढ़ते रहिए, प्रयास करिए। आपने हमारे पूरे क्षेत्र सर आपसे मैं मिला था दीदी की शादी में ना 2013 में। हाँ हाँ भूमि खटीमा में तो तब से मेरे को है आपका याद वही वाला चेहरा। आप चलो बहुत अच्छा यार, जो हो गया। चलो मिलते भी हैं किस दिन, ठीक है ना। ठीक है चलो चलो सबको घर में मेरी तरफ से भी सबको भी बधाई देना, सबको शुभकामना करना। बहुत अच्छा है और खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो। अभी शुरुआत हुई है और आगे बढ़ना है, ठीक है। ठीक है। फिर नई टिहरी हिमालयन O2 थीम पर आयोजित 4 दिवसीय टिहरी लेक फेस्टिवल का शुक्रवार को रंगारंग आगाज हो गया। पुष्कर सिंह धामी ने कोटी कॉलोनी स्थित टिहरी झील तट पर महोत्सव का उद्घाटन करते हुए कहा कि टिहरी झील आज केवल पर्यटन स्थल ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर साहसिक खेलों का प्रमुख केंद्र बनती जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बीते 1 वर्ष में टिहरी झील में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कई एडवेंचर स्पोर्ट्स प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन किया गया है। उन्होंने नई टिहरी शहर को झील से जोड़ने के लिए कोटी कॉलोनी से नई टिहरी तक रोपवे निर्माण की घोषणा भी की। सीएम धामी ने जिले के लोगों को महोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि टिहरी झील आज वाटर और एडवेंचर स्पोर्ट्स का विश्वव्यापी गंतव्य बन चुका है, जहां
400 से अधिक खिलाड़ियों को पैराग्लाइडिंग समेत कई साहसिक खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टिहरी में पर्यटन के साथ साथ आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और बड़े आयोजनों की भी अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उनकी प्रेरणा से टिहरी झील और आसपास के क्षेत्रों में करीब 1300 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इस दौरान उन्होंने टिहरी झील रिंग रोड फेज 2 का शिलान्यास भी किया। उन्होंने कहा कि रिंग रोड बनने से पर्यटन गतिविधियों को और गति मिलेगी तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान में टिहरी झील में बोटिंग, जेट स्की, कयाकिंग, कैनोइंग, स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग और क्रूज जैसी अनेक साहसिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। साथ ही टिहरी के सुनार गांव को मॉडल विलेज, तिवाड़ गांव को होम स्टे और गांव के रूप में विकसित किया जा रहा है और पहाड़ी शैली में उत्कृष्ट आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण भी किया जा रहा है। टिहरी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है और जल्द ही इसमें महत्वपूर्ण प्रगति देखने को मिलेगी। कार्यक्रम में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि टिहरी लेक फेस्टिवल आने वाले समय में न केवल टिहरी बल्कि पूरे प्रदेश की पहचान बनेगा। उन्होंने बताया कि महोत्सव के तहत जिले के सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे पूरे जिले को एक सूत्र में जोड़ने का प्रयास किया गया है। वहीं टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने इस अवसर पर टिहरी विधानसभा क्षेत्र को ओबीसी में शामिल करने और मेडिकल कॉलेज का शीघ्र शिलान्यास करने की मांग भी मुख्यमंत्री के समक्ष रखी। 4 दिनों तक चलने वाले इस महोत्सव में साहसिक खेलों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन गतिविधियों और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी के माध्यम से टिहरी की प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत को देश विदेश के पर्यटकों के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। साहसिक खेलों में, वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों में बहुत सारे आयोजन यहाँ पर संपन्न हो चुके हैं और पूरे देश और दुनिया के मानचित्र में ये स्थान हमारा वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों के लिए और साहसिक खेलों के लिए लोगों का एक प्रमुख केंद्र के रूप में इसको पहचान मिले, इसीलिए ये जो महोत्सव है, टिहरी लेक महोत्सव भी आयोजित किया गया है। अन्य गतिविधियाँ भी यहाँ आयोजित की जा रही हैं। निश्चित रूप से इससे हमारे इस क्षेत्र के लोगों को उनकी रोजगार के भी अनेक अवसर यहाँ पर सर्जित होंगे, आजीविका भी बढ़ेगी, आर्थिक गतिविधियों को भी बल मिलेगा। मुख्यमंत्री जी द्वारा इसका शुभारंभ कर दिया गया है और जैसा कि हम लोग सब विदित हैं, टिहरी लेक फेस्टिवल इस बार बहुत ही ग्रैंड है। 4 साल के अंतराल के बाद हो रहा है। हर विधानसभा में कार्यक्रम है। आज मेन यहाँ पे कोटी कॉलोनी में आज स्टार्ट हो गया है। यहाँ पे आप देखेंगे मास्टर शेफ टिहरी प्रतियोगिता, फोटोग्राफी, म्यूजियम, जो हमारी पुरानी टिहरी के जो अच्छे सामान है, जो हेरिटेज हमारे म्यूजियम है, सारे स्टॉल्स यहाँ, बहुत ही एडवेंचर स्पोर्ट्स, हॉट एयर बलून सब कुछ है। कोटी में आज पांडवा का भी शाम प्रोग्राम है। कल हमारे ट्रैक्स हैं, गंगा आरती है और काइट फेस्टिवल है। 9 तारीख को समापन है और इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे ऑनरेबल गवर्नर भी यहाँ पे आएंगे और हमारे जो विनर्स हैं फैशन शो के, मिस्टर मिसेस टिहरी के, मास्टर शेफ के, वो उनको प्राइजेस देंगे। फिलहाल उत्तराखंड न्यूज में बस इतना ही। नमस्कार।